इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की आग यूरोप में भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। नीदरलैंड के अंदर बहुत बड़ा बवाल हुआ। इजरायली यहूदियों की फिलिस्तीनी समर्थकों ने पिटाई कर दी। मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। बहुत सारे इजरायली यहूदी गायब भी हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात इन अरब कंट्रीज़ की कर लेते हैं। रजब तैयब एर्दोगान इस जंग से पहले इस्लामिक दुनिया में छाए हुए थे। दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी सर आंखों पर बिठा लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से एक साल के अंदर इनका रवैया रहा है, अब ये बात इनको भी अच्छी तरीके से मालूम पड़ चुकी है कि उनकी औकात मुसलमानों की नज़र में क्या हो गई है। ये बात जो हम आपसे करते हैं रजब तैयब एर्दोगान के बारे में, दुनिया का हर मुसलमान इसी तरह की सोच अब इनके बारे में रखना शुरू कर चुका है। और यह बात इनको मालूम हो चुकी है कि अब इनकी दुनिया में वो छवि नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपने चेहरे को बचाने के लिए आए दिन ये कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ाकर बयानबाजी करते रहते हैं, जो मैं आपको बताता भी हूं। आज फिर इनकी तरफ से एक बयान आया है। अब इस बयान में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में रजब तैयब एर्दोगान कुछ करेंगे, या सिर्फ एक बार फिर से अपने चेहरे को बचाने के लिए, अपनी इमेज को सही रखने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है। इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम वर्ल्ड को निराश नहीं करेंगे, हम ओआईसी मेंबर्स को जल्द से जल्द इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुलाएंगे। अल जजीरा की यह रिपोर्ट है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम सभी ओआईसी मेंबर्स को इकट्ठा करेंगे और बहुत जल्द उनको इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुलाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान डबल गेम खेल रहे हैं। इस तरीके की बातें करके शायद वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए भाई, मैं तो चाह रहा हूं कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ओआईसी के जो और मेंबर्स हैं वो नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा ओआईसी किस तरीके के कारनामे कर रहा है पिछले एक साल के अंदर आपने देख लिया होगा। सिवाय निंदा करने की इन्होंने कुछ नहीं किया है। देखिए, ये बातें बार बार आपको बताना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब खबरें आती हैं तो ओआईसी हुआ या रजब तैयब एर्दोगान हुआ, इनके बारे में बताना जरूरी हो जाता है। देखते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान कब कार्रवाई करने के लिए ओआईसी मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करेंगे, महफिलें सजेंगी, बिरयानी खाएंगे और फिर निंदा करके अपने अपने घरों पर वापस आ जाएंगे। फिलहाल मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल अब गाजा में निर्दोष लोगों को नहीं मार सकता, वरना इजराइल के खिलाफ मुस्लिम जगत की एकजुट प्रतिक्रिया होगी। मुस्लिम जगत एक साथ एक्शन लेगा इजराइल के ऊपर अगर इजराइल ने गाजा में अब निर्दोष लोगों को मारना जारी रखा। क्या कहूं इनके बारे में, ऐसी बयानबाजी तो पिछले एक साल से हम सुन ही रहे हैं। इजराइल ने अगर ऐसा किया तो हम वैसा करेंगे, इजराइल ने ये किया तो हम वो करेंगे। इजराइल सब कुछ कर रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ये सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं। नीदरलैंड की तरफ चलते हैं। नीदरलैंड का जो एम्स्टर्डम है, वहां पर एक फुटबॉल मैच हो रहा था। उस फुटबॉल मैच के दौरान इजराइल के यहूदी वहां पर पहुंचे, क्योंकि यहूदियों की एक टीम वहां पर मैच खेल रही थी। बहुत सारे यहूदी वहां पर पहुंचे। उस दौरान इजराइल के यहूदी एक गाना गा रहे थे। आपने देखा होगा, इनकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं। कभी ये मस्जिद अक्सा में जाकर तराने गाना शुरू कर देते हैं, और ये जो गाने होते हैं इनके, ये ऐसे होते हैं जो सामने वाले को बहुत चुभते हैं। ये जो गाना गा रहे थे रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो ऐसे थे जैसे अरबियों को कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, अरब देशों को कुछ गाली वगैरह, इस तरह के कुछ गाने इनकी तरफ से तराने गाए जा रहे थे। इसी दौरान जो फिलिस्तीन के समर्थक वहां पर थे वो इनसे भिड़ जाते हैं, इजरायली यहूदी समर्थकों से भिड़ जाते हैं, और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तकरीबन 20 इजरायली यहूदी घायल बताए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो भगदड़ में गिर गए, उनकी भी चोटें लगी हैं। 7 इजरायली यहूदी समर्थक गायब हैं। एम्स्टर्डम में कई सारी जगहों पर हिंसा हुई। फिलिस्तीनी समर्थक इजरायली यहूदियों से भिड़ गए। इस हिंसा के बाद जो डच प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि फुटबॉल मैच के बाद इजरायलियों के खिलाफ हिंसा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम विरोधी ये जो कट्टरपंथी नेता है, डच नेता ग्रीक वाइल्डर्स, इसको भी आपने पहले देखा होगा, हमेशा इस्लाम के खिलाफ ये बात करता है।
ये प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था और कह रहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं नीदरलैंड का तो तमाम मस्जिदों को बंद कर दूंगा, कुरान पर बैन लगा दूंगा, बहुत सारी बातें ये कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं बना। इसकी तरफ से भी बयान आता है, हम यूरोप का गाजा बन गए हैं, फिलिस्तीनी झंडे वाले मुसलमान यहूदियों को शिकार कर रहे हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। इजरायली नागरिकों की सुरक्षा में विफलता के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसने भी इस तरह की बात कही है। फिलहाल इजरायली यहूदियों की पिटाई का ये मामला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुंच चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम जल्द से जल्द विमान भेजकर अपने नागरिकों को वहां से निकालेंगे। साथ ही साथ अपने नागरिकों को घर से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी जा रही है कि नीदरलैंड के अंदर जो भी नागरिक हैं वो घर से बाहर निकलकर सड़कों पर ना घूमें। फिलहाल इजरायली यहूदियों की बुरी तरीके से पिटाई हुई। दोस्तों, ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा में मोसाद का नाम भी सामने आ रहा है कि मोसाद इसके पीछे है। मोसाद इजरायली यहूदियों को वहां पर उकसा रहा है, भड़का रहा है और वो इस तरीके के नारेबाजी कर रहे हैं ताकि सामने वाले को बुरा लगे और हिंसा भड़के। हिंसा भड़का के खुद अपने ऊपर हमला भी करवाएगा और खुद पीड़ित बनने का नाटक भी करेगा। जेरूसलम पोस्ट ने मोसाद के शामिल होने की बात लिखी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। हो सकता है कि मोसाद का ये एजेंडा हो कि दुनिया भर में जो फिलिस्तीनी समर्थक है यूरोप के अंदर भी, उनको भी यूरोपीय सरकारों की नजर में गिरा दिया जाए। इजरायली यहूदी लगातार इस बात को लेकर यूरोपीय सरकारों को भड़काते तो रहते ही हैं कि आपके देश में इस्लामी चरमपंथ बहुत ज़्यादा पनप रहा है और आने वाले दिनों में जो हाल इजराइल का हो रहा है वही हाल यूरोप का भी होगा, आप अभी से संभल जाएं, ऐसा करें वैसा करें, भड़काता रहता है इजराइल का प्रधानमंत्री और तमाम नेता। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है। अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि अब उनका ईरान के साथ किस तरीके का रवैया रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि हम ईरान में किसी तरह का कोई सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं और हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। ईरान का जो फ्यूचर है वो ईरानी लोगों के हाथ में है। हम वहाँ की सरकार को नहीं बदलेंगे, वहाँ के सुप्रीम लीडर को हटाएंगे नहीं, हमारी इस तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा एक हफ्ता पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी तुर्की के बारे में कि तुर्की के तकरीबन 4000 सैनिक इजराइल की सेना में शामिल हुए और वो गाजा के अंदर पहुंचे। गाजा के लोगों पर उन्होंने इजरायली सेना के साथ मिलकर हमले किए क्योंकि वो इजराइल के नागरिक भी हैं, तुर्की के नागरिक होने के साथ साथ। अल जजीरा ने अब इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि तकरीबन 10,000 तुर्की के सैनिक जो इजराइल की नागरिकता रखते हैं इजराइल की सेना में शामिल हुए। 4000 सैनिकों ने गाजा के युद्ध में हिस्सा लिया। गाजा में पहुंचकर इजरायली सेना के साथ मिलकर गाजा में हमले किए और इन हमलों में इस युद्ध के दौरान 65 तुर्की के सैनिक मारे भी गए। यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इजराइल के अंदर आबादी तो बहुत कम है, इजरायली यहूदी तो बहुत कम है, फिर इतने सारे सैनिक मरते हैं, इतनी सारी सेना गाजा में पहुंचती है, ये कहां से पहुंच रही है? इतने सैनिक कहां से इजराइल पैदा कर रहा है? ये सिर्फ इजरायली यहूदी नहीं है बल्कि और भी देशों के सैनिक इजराइल की सेना में शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद कहते हैं कि अगर हम इस्लामी देश एकजुट होते तो ज़ायोनी इकाई फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों पर खून बहाने की हिम्मत नहीं करती। बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन सब के सब गुलाम है। उधर बड़ी खबर यमन से आ रही है। यमन के हूतीज ने एक बार फिर से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। पूरे इतिहास में अमेरिका के इतने MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी दुनिया ने नहीं मारे जितने दुगने MQ-9 रीपर ड्रोन को हूतीज अकेले मार चुके हैं। तकरीबन 9-10 तक पहुंच गई है ये संख्या। बहुत महंगा होता है अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, घूमता रहता है वहां पर, हूतीज की निगरानी करता रहता है और हूतीज न जाने कौन सा हथियार इस्तेमाल करके उसको पट से मार गिराते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।